नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड केयर की। दरअसल जो लोग कोरोना से जंग जीतकर घर वापस आ रहे हैं या घर में रहकर आइसोलेशन में रहकर भी जीत रहे हैं, उनको भी अपने सेहत की ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई तरह के कॉम्प्लिकेशन पोस्ट कोरोना भी देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में अगर हम सतर्क नहीं रहे, अपने सेहत के प्रति हम सजग नहीं रहे, तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। यूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन हम सब के लिए ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि कोरोना से जंग जीतने के बाद हम कैसे अपना ख्याल रखें। और आज इसी पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमन और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि डायलॉग के इस मंच में। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। पोस्ट कोविड जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है वो है लेथार्जी, कमजोरी। बहुत कमजोर लोग महसूस कर रहे हैं, वो कैसे अपना ख्याल रखें? बिल्कुल ठीक कहा और आपका शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो जो हमारे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं, उनमें जो रिकवरी होती है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होती है, जल्दी होती है, फास्ट होती है। और जो हमारे सीवियर केसेस होते हैं, उनमें रिकवरी जो होती है वो ज़्यादा लंबा समय लेती है। और इसलिए एक जो हम अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 6 हफ्ते तक लग जाते हैं ठीक होने के लिए। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि कमजोरी, थकान या सांस लेने में दिक्कत या हल्का बुखार, इस तरह की चीजें लोगों के साथ कंटिन्यू कर रही हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है, पहली बात तो ये कि आप अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखिए। ये देखना जरूरी है कि आप तरल पदार्थ अच्छी मात्रा में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन इनसेंसिबल लॉस हमारी बॉडी से होता रहता है और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहली चीज उसको चेक करें। दूसरी चीज है कि आपकी डाइट, आप कैसी डाइट ले रहे हैं, क्या आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपकी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है जो बॉडी में, क्योंकि जब बॉडी रिपेयर करती है, जब बॉडी हील करती है, तो उसे प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। तो जरूरी है कि आपकी डाइट में जो है हाई प्रोटीन डाइट हो, जिसके लिए मैं ये भी बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। जैसे कि दालें हैं, हमारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पनीर है, दही है, ये सब चीजों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके अलावा टोफू है, सोया है, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, बेसन है, उसके अलावा छोले, राजमा, ये जो चीजें होती है इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। जो लोग अंडा खाते हैं वो एग वाइट ले सकते हैं, और जो लोग मांसाहारी हैं वो चिकन का सेवन भी इस ऐसे समय में कर सकते हैं। इससे हमने देखा है कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी होती है। उसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक्सरसाइजेस कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा एक बड़ी परेशानी ये भी है कि हम जो है लॉकडाउन में एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं, और खास तौर से जब हमें पॉजिटिव आता है टेस्ट तो हमें आइसोलेट किया जाता है, और ऐसे में हम एक कमरे में बंद हो गए। अब वहां हम या तो सारा दिन लेटे रहते हैं या मैक्सिमम हमारा मूवमेंट बिस्तर से लेके के वॉशरूम तक का ही होता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम कुछ कुछ एक्टिविटीज शुरू करें, चाहे हम अपने कमरे में चहलकदमी करें, हम चाहे देखें हम कुछ तो बेसिक एक्सरसाइजेस करें। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बॉडी का सर्कुलेशन जो है वो बेटर होता है। और खास तौर से जो हमारे पैर होते हैं उनमें जो पंप्स होता है, जहां से कि हम जो हमारे शरीर का जो खून होता है उसको दिल की तरफ वापस भेजते हैं, उनमें एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें जब हम करेंगे और लंग एक्सरसाइजेस करेंगे, अपनी लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि भी किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ये सब अगर हम करें तो उससे जो है हमारी रिकवरी जो है वो फास्टर होगी, हमारी बॉडी जो है हीलिंग जल्दी करेगा। और वहीं पे रूटीन अच्छा होना, स्लीप पैटर्न अच्छा होना और अच्छे ख्याल मन में लाना, ये सभी चीजें हमारी रिकवरी में बहुत फायदा करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हाई प्रोटीन डाइट का बहुत ध्यान रखना है। डॉक्टर सुमन, जैसे एक मैंने बताया लेथार्जी यानी कमजोरी, लेकिन साथ ही साथ जॉइंट पेन्स भी आम बात है। यानी जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनको जॉइंट पेन की शिकायत है, या मैं कहूँगा कि कई लोगों को चक्कर आने की शिकायतें हो रही हैं। ये एक तरह के कॉमन फैक्टर सामने आ रहे हैं। आप क्या राय देंगे ऐसे पेशेंट को? देखिए, वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज में अभी आया है कि हम इसे बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जो कि 10 से 15 दिन में ये ठीक नहीं होता है। इट टेक्स
टाइम ऑफ 3 to 4 weeks और इवन अप टू इट कैन एक्सटेंड टू 6 months ऑल्सो। तो इस पीरियड में क्या है कि पेशेंट को बहुत विजिलेंट और अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब चूंकि पेशेंट में इस समय जो हम बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी देख रहे हैं जैसे म्यूकोमाइकोसिस और इन सब चीज़ों के लिए, तो जो पेशेंट कोविड से ठीक हो रहे हैं या जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए जो जिन्होंने स्टेरॉइड का सेवन कर रखा है, उनमें भी ये जो मस्कुलर वीकनेस, जॉइंट पेन और इन सब चीज़ों को ये देखा गया है। तो इसलिए आपको इस अपने जो सिम्टम्स हैं उसको आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और इसमें जैसे स्वाति मैम ने बताया कि हाँ, आपको डाइट प्लस एक्सरसाइज इसमें करना पड़ेगा। पर इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी कि जो पेशेंट इसमें कोविड से ठीक हो चुके हैं, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन ये कि गैस्ट्राइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी वीक है, हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वैसे ही वीक हो जाता है। तो इसलिए आपको हैवी डाइट या बहुत ही ऐसी डाइट लेनी है जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो बॉडी है वो कोविड से अगर रिकवर हो रही है तो ऑलरेडी वीक है, तो इसलिए प्लीज अभी हैवी एक्सरसाइज आप इस पे ना करें। हल्की फुल्की जैसे वॉक कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ योगा, इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप कोई भी सवाल डॉक्टर माहेश्वरी से, डॉक्टर सुमन से करना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हमारे दोनों मेहमान आपको दें। डॉक्टर माहेश्वरी, हमने दूसरी बात की एक्सरसाइज की, यानी हम किस तरह का अभ्यास करें और कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर एग्जर्शन ज़्यादा होगा तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये सही बात है और इसीलिए हम सबसे पहला कीवर्ड जो हम बोलते हैं कि पोस्ट रिकवरी पीरियड के लिए, वो हम बोलते हैं गो स्लो, यानी कि धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइजेस को आप इंक्रीज करिए, धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज करिए। ये मत सोचिए कि एक ही दिन में हम वापस वहां पहुंच जाएंगे जो हमारा कोरोना से पहले का स्टेटस था, ऐसा संभव नहीं होता है। तो हम यही एडवाइस करते हैं सब लोगों को कि पहले चलना शुरू करिए, पहले वॉकिंग शुरू करिए अपने कमरे में। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट चल पा रहे हैं तो हम डॉक्टर्स उसमें खुश होते हैं कि चलिए आपने यहाँ से शुरुआत करिए और फिर धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ाइए, बिल्डअप करिए। ये मत सोचिए कि एक ही दिन में आधे पौने घंटे एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि फिर वो आपको बहुत थकान दे देता है और फिर आने वाले 3-4 दिन भी आपके बेकार होते हैं। इसलिए हमेशा धीरे धीरे हमें इन चीजों को शुरू करना चाहिए। अब 2 बहुत जरूरी बातें मैं यहाँ बोलूंगी। एक पहली चीज है कि इस एक्सरसाइज को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं। पहला है आपकी लंग की एक्सरसाइजेस, क्योंकि कोरोना जो है हमारे लंग्स पर सीधा प्रहार करता है, तो हमें उनकी कैपेसिटी को अच्छा करना, वापस पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है जनरल एक्सरसाइज। तो लंग एक्सरसाइजेस के लिए भी बहुत आसान से तरीके हैं। आपको रोज अपने पेट के बल लेटना चाहिए, हर 2 घंटे में 20 मिनट के लिए पेट के बल लेटिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। उसके अलावा वैसे बैठ करके भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और बहुत आसान से तरीका है कि गुब्बारे फैलाइए, गुब्बारे का पैकेट ले लीजिए, घर में आप आराम से गुब्बारे घर में फैला सकते हैं, तो सुबह शाम गुब्बारे फैलाइए, या फिर एक टम्बलर में पानी भर के स्ट्रॉ डाल के उसमें बुलबुले उठाइए। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करने में भी अच्छा लगेगा और आपको इससे फायदा भी होगा। या फिर आप ट्राइफ्लोस्पायरोमीटर लेकर आ सकते हैं, जो कि एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है, हर केमिस्ट की दुकान पे मिलता है, जिसमें 3 बॉल्स होती है और हुक मार के आपको उन बॉल्स को ऊपर उठाना होता है। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए, जैसे मैंने बोला, जनरल एक्सरसाइजेस हैं, तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि आप दीवार पर हाथ रख के दीवार को धक्का दीजिए, ये आप कर सकते हैं। और जैसे आपका पंजा है, आप लेटे हुए हैं, तो अपने पंजे को ऐसे ऐसे करते रहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे पैरों के जो पंप्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता रहता है। तो इस तरह की कुछ, और अब देखिए इंटरनेट सबके पास है ज्यादातर, तो आप बहुत आसानी से ऐसी एक्सरसाइजेस देख सकते हैं जो आप बेड पे बैठे बैठे या खड़े खड़े रूम में आराम से कर सकते हैं, ताकि आपके बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं उनका मूवमेंट हो। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, अगर हम इन दोनों तरफ अगर ध्यान रखें तो जल्दी जल्दी बॉडी जो है रिकवर होती है, सर्कुलेशन बेटर होता है और हमारे अंदर भी एक वेलबींग की फीलिंग आती है। ओके, डॉक्टर सुमन, ड्राई खांसी की भी शिकायत बहुत आम है। हम जानते हैं कि जो कोरोना के मरीज हैं उनमें खांसी एक बहुत बड़ी दिक्कत है और बहुत मैं कहूँगा इंटेंसिव खांसी उन्हें हो रही है, लेकिन उसके बाद अगर वो पोस्ट कोविड भी हम कहें, उनको ड्राई खांसी ज़रूर रहती है। ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, ऐसे पेशेंट जिसको
ड्राई कफ अगर परसिस्ट करता है तो ये अपने सबसे अच्छी बात है कि पहले तो वो अपने पल्मोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लें कि उनको जो है क्या मेडिसिन और क्या, क्योंकि काफ़ी केसेस में क्या होता है कि पोस्ट कोविड पल्मोलॉजिस्ट भी उनको कुछ एंटीफाइब्रोटिक मेडिसिन वगैरह देते हैं कि जिससे क्या होगा, कफ ड्यू टू रेजिडुअल कफ या फिर फाइब्रोसिस ज़्यादा डेवलप आफ्टर इन सीवियर केसेस, जो पेशेंट आईसीयू में थे या जो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से सफ़र कर रहे थे, तो इन सब केसेस में जो कि मॉडरेट टू सीवियर केसेस में है उनको पल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। पर जो माइल्ड के हैं उसमें क्या है कि आप स्टीम ले सकते हैं, आप जो है लंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। लंग एक्सरसाइज से क्या है कि जो आपका रेजिडुअल कफ है वो एक्सपेक्टोर मुंह के द्वारा वो मतलब आप निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे मैम ने बताया कि ना, स्वाति मैम ने, कि आप जो लंग एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी वो होगा। गार्गल करिए, तो इन सब चीज़ों को पहले ही है कि आप इसमें अपनी लाइफस्टाइल में लाइए। तो मैंने बताया कि मॉडरेट टू सीवियर केसेस जो हैं उनको आप पल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, उनको कुछ अगर मेडिसिन चलनी होगी तो वो चलेंगी, तो सबसे सेफ ये है उन पेशेंट्स में। अच्छा डॉक्टर माहेश्वरी, एक डर भी बैठ गया है, मतलब जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं और जिस तरह की रोज़ाना खबरें आ रही हैं, अभी म्यूकोमाइकोसिस की बात हो रही थी, ब्लैक फंगस की, लेकिन आपको लगता है कि पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, फैमिली सपोर्ट ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको बहुत ध्यान में रखना चाहिए? यानी हम कोरोना के दौरान कहते हैं अपने परिवार से दूर रहिए, आइसोलेट रहिए, लेकिन एक बार वो रिकवर होके आ जाते हैं तो हमें ये सलाह देनी चाहिए आप परिवार के बीच में रहिए, उनसे खुशियां बांटिए, उनसे पॉजिटिव बात करिए, अच्छी बातें करिए। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला है रमेश जी, मैं बोलूँगी, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि अभी कोरोना के समय में ये पहली बार ऐसी बीमारी है जब हमें जो पीड़ित है उसको जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और पहले भी हम लोग देखिए घर में देखते आए कि कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो सब लोग उसकी तीमारदारी करते हैं, सब उसकी मदद करते हैं, लेकिन ये ऐसा वक्त है जहाँ जो बीमार पड़ रहा है उसको हमें एक कमरे में अलग बंद कर देना पड़ रहा है और उसके आसपास कोई नहीं है, उसका इमोशनल सपोर्ट खत्म हो जाता है और उसको अपने इर्द गिर्द लोग नहीं दिखते हैं, तो एक घबराहट का जो माहौल बनता है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमें कैसे न कैसे करके पूरे परिवार को ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने की जरूरत है जो कि कोरोना से उस वक्त जूझ रहा है। और अच्छी बात यह कि हमारे पास आज मोबाइल्स हैं और लैपटॉप्स हैं और इन सब चीज़ों के द्वारा हम चाहे वीडियो कॉल्स करें, चाहे नॉर्मल कॉल्स करें, किसी न किसी तरह हम उस व्यक्ति के साथ संपर्क में रह सकते हैं, उन्हें अच्छी बातें बता सकते हैं और उनको ये फीलिंग दे सकते हैं कि आप मतलब जो है हम सब आपको प्यार करते हैं और आपके साथ हैं इस समय में, ताकि उनमें एक मनोबल बना रहे, वो कमज़ोर ना महसूस करें, उनमें एक वो उदासीनता ना आए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा आपने बोला कि ठीक होने के बाद एक तो हमारे मन में कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब इस व्यक्ति से बाकी लोगों को कोरोना ना हो जाए, क्योंकि यहाँ भी मैं ये क्लियर कर देती हूँ, जो माइल्ड केसेस हैं उनके साथ हम ये मानते हैं कि सिम्टम्स शुरू होने के 10 दिन के बाद हम ये मानते हैं कि अब आप इन्फेक्शियस नहीं हैं और आपसे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा। जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं जिनमें ज़्यादा लंबे समय तक के लिए लक्षण चल रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, उनमें ज़्यादातर हम 20 दिन का समय लेकर चलते हैं कि 20 दिन के बाद ज़्यादातर फिर उन लोगों से इन्फेक्शन पास ऑन नहीं होता है। और ख़ास तौर से ये भी ध्यान रखना है कि 3 दिन ऐसे निकलने चाहिए जब बिना क्रोसिन के आपको कोई बुखार नहीं हुआ हो। तो अगर ऐसी स्थितियां हो चुकी हैं तो फिर आपको घबराने, परेशान होने की बात नहीं है कि व्यक्ति से परिवार के बाकी लोगों को कोरोना हो सकता है, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की, उनका आत्मविश्वास को बढ़ाने की उस वक्त ज़रूरत है, जैसे कि आपने कहा। लेकिन ज़रूर डबल मास्क कुछ दिन लगा करके परिवार के लोगों को रखना चाहिए और जो पीड़ित ठीक हुए उनको भी रखना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा रिस्क ना रहे। आपने सही कहा कि ऐसा नहीं है, अगर वो पेशेंट घर भी आ जाता तो एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको आप कुछ दिन तक जरूर फॉलो करें। एक हमारे दर्शक है नीव बिष्ट और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है डॉक्टर सुमन की, इस कोरोना बीमारी तो है लेकिन ये डर ज्यादा बन गया है, ये डर मन से जाता ही नहीं है, इसको निकाले कैसे? जी, आजकल के माहौल में जैसे कि कोविड ये है कि अगर लोग को बीमारी होने से पहले ही लोग डर जाते हैं कि अगर कोविड होकर जाएगा तो क्या होगा, अगर रिकवर नहीं हो पाएंगे तो क्या हो जाएगा। पहले दिन जिसको कोविड होता है वो पहले दिन ही अपना सब नेगेटिव थॉट्स उसके दिन में पहले से ही आने लगते हैं। तो इसलिए प्लीज अपने आप को इंगेज रखिए, मेडिटेशन करिए, अच्छे थॉट्स रखिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपकी इससे इम्यूनिटी पे भी असर पड़ेगा और आपके जितने सपोज जैसे कि जब भी इन्फ्लेमेटरी मार्क्स अगर वगैरह बैठते हैं, जैसे कि हमारे उसमें तो एड्रेनर्जिक कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाती है, जिसमें क्या हो कि बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हाइपोक्सिया भी करते हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें पॉजिटिव रहने की और
खुश रहने की बहुत जरूरत है इसमें। बिल्कुल आप ये ना सोचिए कि अगर आपको कोविड हो जाएगा तो क्या होगा। बस आपको ये है कि आपको 10 से 15 दिन अपने निकाले हैं और पॉजिटिव तरीके से आप मेंटली सोचिए कि आप बिल्कुल इसमें ठीक हो जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और उसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इतनी आप टेंशन और आप घबराएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी लेवल भी डाउन होगा। तो आपको रिकवरी में भी, जैसे मैं बताया ना कि कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक क्राइसिस होती है, जिसमें कि इट लीड्स टू अल्टीमेटली हाइपोक्सिया ऑफ द बॉडी। तो आधे लोग टेंशन में ही उनका सैचुरेशन फॉल होने लगता है। तो इसलिए आपको इस समय बिल्कुल पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट रहने की बहुत जरूरत है। ओके डॉक्टर माहेश्वरी, कोविड पोस्ट कोविड आपको अपने SpO2 को लेके कितना सजग रहना चाहिए, अपने टेम्परेचर को लेके कितना सजग रहना चाहिए? देखिए, चेक तो ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। ठीक होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उभर करके सामने आ सकती हैं। उसमें से ख़ास तौर से हम जो देख रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के जो सिम्पटम्स हो रहे हैं, कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है रिकवरी पीरियड में, कुछ लोगों के पैरों में खून के थक्के जम रहे हैं, कुछ लोगों के वो थक्के जो हैं दिमाग में जा रहे हैं, पैरालिसिस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पोस्ट रिकवरी पीरियड में ज़्यादा देखी जाती हैं। इसलिए ये पीरियड ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। कोई भी नया लक्षण अगर आपको दिखता है या आपको लग रहा है कि आपका बुखार बढ़ रहा है या आपकी खांसी बढ़ रही है या आपकी थकान बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऐसी स्थितियों में जरूर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस भी जो होते हुए देख रहे हैं, खासतौर से जैसे आपने अभी ब्लैक फंगस का हम लोग देख रहे हैं कि इतने ज्यादा हो गया है कि महामारी का ही रूप ले लिया है इसने। इसके अलावा भी हमारे लंग्स के और भी फंगल इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो व्हाइट फंगस कहें, ब्लैक फंगस कहें, अब येलो फंगस की बात हो रही है। ये सब इस तरह के इन्फेक्शंस हैं जो ज्यादातर रिकवरी पीरियड में उभर करके ज्यादा सामने आते हैं, क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी लेवल जो है उस समय तक भी वापस रिकवर नहीं हुआ होता है। बॉडी की इम्यूनिटी लेवल तब भी काफी लो ही होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन सब चीजों के प्रति बहुत सजग रहने की जरूरत है। तो जरूर टेम्परेचर देखते रहें, अपना जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी चेक करते रहे, लेकिन पैरानॉइड लेवल पे नहीं करना है कि आप हर 1 घंटे पे चेक कर रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर पे चेक कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप दिन में 3-4 बार चेक कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इतना ही बहुत है। और अगर किसी वक्त दिक्कत महसूस हो रही है या कोई परेशानी है या सडन कोई ब्रेथलेसनेस हुई है या ऐसी कोई दिक्कत है, तब जरूर हमें उस वक्त चेक कर लेना चाहिए कि हमारा लेवल्स कैसे हैं, आपने बिल्कुल क्योंकि ठीक कहा चेस्ट कि पेन और हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब दिक्कतें जो है ज्यादातर इसको बिल्कुल ध्यान में रखना देखने चाहिए को कि मिलती अगर है। हम पोस्ट कोविड भी हैं तब भी हमें अपना SpO2 लेवल क्या है, अपना टेम्परेचर क्या है, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को ना सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है बल्कि रिकॉग्नाइज करने के बाद उसे ट्रीट भी करना है। यानी आपको कोरोना से बाहर निकलने के बाद भी बहुत ही सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। मेरे एक दर्शक हैं सचिन वर्मा, उन्होंने देश के हेल्थ सिस्टम को लेके बात कही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम अमूमन हेल्थ सेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं और आपने जिस सब सेक्टर प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कही है और नेशनल हेल्थ मिशन की बात की है, यकीनन आने वाले समय में हम इस पे ज़रूर बात करेंगे कि इस देश को एक ऐसे हेल्थ सेक्टर की ज़रूरत है, एक ऐसे हेल्थ फॉर ऑल मॉडल की ज़रूरत है जो सबको अच्छा स्वास्थ्य और मैं कहूँगा क्वालिटी स्वास्थ्य दे पाए। लेकिन एक बात डॉक्टर सुमन जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये तो हमने कहा कि आप बहुत सजग रहिए अपने टेम्परेचर को लेकर, अपने ऑक्सीजन लेवल को लेकर, लेकिन कई बार क्या आ रहा है कि एक मन में भाव आ रहा है कि मुझे हल्का सा मेरा बदन गर्म लग रहा है और वो फिर दवा ले रहा है। तो आपको लगता है कि भाई बीमारी है तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन जरूर होना चाहिए, यानी अगर आपका टेम्परेचर 99.5 से ऊपर है तब जाके आप मेडिसिन लीजिए, लेकिन लोग क्या मन में ये भाव आ रहा तब भी ये ले रहे हैं। आपको लगता है यहां भी बहुत हमें सतर्क रहने की जरूरत है? जी, पोस्ट कोविड जिसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जिसमें कि आपका टेम्परेचर 99 का जो है काफ़ी दिनों तक रह सकता है। तो अपना जो टेम्परेचर है आप दिन में 3 बार पर चार्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, फटीग फील कर रहे हैं, आपका बदन दर्द हो रहा है, तो यू कैन टेक पैरासिटामोल ऑन SOS बेसिस, मतलब जब आपको हो तब आप ले सकते हैं। पर आपको ज़्यादा अगर फील हो रहा है कि आपको ज़्यादा घबराहट हो रही है या आपको चक्कर आ रहा है या आप लाइट हेडेडनेस है या फिर आप कमजोरी हो रही है या हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, तो इन सब केसेस में क्या है कि आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए, तुरंत आप उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। पर यह है कि इसमें एकदम पैनिक मत होइए
ये क्योंकि पैनिक होने के सिचुएशन में भी ये सब सारे सिम्टम्स आपको ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। जैसे कि पोस्ट कोविड भी है, पेशेंट को कुछ टाइम तक हम लोग एक हफ्ते के लिए बोलते हैं कि आप आइसोलेशन में रहिए, तो उसमें भी ये आदमी वैसे ही नेगेटिव थॉट्स में रहता है कि हमारे, और इम्यून लेवल वैसे ही डाउन रहता है। तो जितना आप इस सब चीजों के लिए सोचेंगे उतना ही ये सब चीजें आप पे हावी होंगी। तो इसलिए टेम्परेचर चार्टिंग करिए, आप बिल्कुल करिए। और आपको अगर ज्यादा फील हो वीकनेस या फीवर लग रहा है, आपको बदन गर्म हो रहा है, तो आप पैरासिटामोल एसओएस बेसिस पे आप ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुमन, वो टेम्परेचर नापने के बाद ये नहीं कि आपके मन में ये भाव आ रहा है कि आपका बदन गर्म है और आप दवा मतलब ये है ऐसा साइकोलॉजिकल, मैंने क्या बोला कि आदमी वैसे पेसिमिस्टिक रहता है इन सब पीरियड में। तो इसलिए आप इसका अपने ध्यान हटा दीजिए कि आप कोविड से ग्रसित हैं, आपको उससे रिकवर होना है, वो बात अलग है। पर अपने आप को ट्राई टू इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, जैसे कि आप मेडिटेशन करिए, अच्छी मूवीज देखिए, और आप कुछ अच्छे आर्टिकल्स या पेपर पढ़िए। तो जो आपको है वो करिए। अपने दिमाग को प्लीज डाइवर्ट रखिए इस पीरियड से या इस रिकवरी फेज से, तो ऑटोमेटिकली वो होगा। बिल्कुल। हाँ जी। एक हमारे शमशाद पिथौरागढ़ी हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने कहा कि क्या ब्लैक फंगस या वाइट फंगस सिर्फ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ही होता है? डॉक्टर माहेश्वरी, देखिए, ब्लैक फंगस के साथ हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को कोविड हुआ, कोविड के साथ जो है उनको शुगर लेवल्स जो थे, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स थे, उनके शुगर लेवल्स हाई हुए, उन्हें स्टेरॉइड का सेवन करा जिससे कि और शुगर लेवल्स उनके हाई हो गए। तो ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स थे, जिन्हें कोविड हुआ, जिन्हें स्टेरॉइड का सेवन किया, उन लोगों में हम ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस देख रहे हैं। लेकिन एक वर्ग और है, जैसे जो लोग कैंसर हो चुका है, जिनको HIV के पेशेंट्स हैं, लंबे समय से कोई लंग्स या हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे लंबे समय से थे, या जो ऐसे मरीज हैं जो कि हम ये बोलेंगे कि बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, तो ऐसे जो लोग हैं उनका जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो पहले से कम होता है। और ऐसे में जब वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं कोविड की वजह से, और कोविड अपने आप से भी अब ये माना जा रहा है कि जो अब स्ट्रेन जिसने सेकेंड वेव हमारे भारत में आई है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेन्स हैं ये हमारे इम्यूनिटी को पहले वाले स्ट्रेन से और भी ज्यादा डाउन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, तभी ये फंगस जो है इसको मौका मिल जाता है और इसके इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। वरना ये फंगस जो है हमारे इर्द गिर्द हर वक्त होता है, हमारे स्पोर्स जो होते हैं इसके हमारे नाक में जाते ही रहते हैं अमूमन तौर पे। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा है तो फिर वो घर नहीं कर पाते हैं हमारे शरीर में और हमें इन्फेक्शन नहीं होते हैं। इसलिए जो भी नॉर्मल हेल्दी लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें ब्लैक फंगस हो जाएगा। लेकिन जिन्हें कोविड हुआ है, स्टेरॉइड लिया है और शुगर्स अनकंट्रोल्ड है, या बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स रहे, ट्रांसप्लांट था, कैंसर था, HIV था, लंबे समय से बीमार थे, ऐसे जो लोग हैं इन लोगों को चिंता करने की जरूरत है कि इन लोगों को, क्योंकि संभावनाएं जो है वो ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस की ज्यादा है, तो ये वर्ग जो है ज्यादा सतर्क रहे और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को लेकर के ज्यादा जो है चौकन्ने रहने की जरूरत है कि वो अनकंट्रोल्ड नहीं होने चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए। तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना और हाइजीन का ध्यान रखना है, मास्क का इस्तेमाल करते रहें, कहीं भी बाहर धूल धक्कड़ में या मट्टी में या बागवानी या खेती ये सब करते वक्त खास तौर से ध्यान रखना है कि मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने और जो है अपने जो है कपड़े पूरे पहने, क्योंकि ये शरीर में घावों के द्वारा भी हो सकता है। तो वो घाव एक्सपोज नहीं होने चाहिए, वो कवर्ड होने चाहिए और उनकी केयर होनी चाहिए, उनको वॉश करना चाहिए साबुन और पानी से, ताकि वहां से इन्फेक्शन अंदर ना जाए। ओके डॉक्टर सुमन, जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं जिनको पहले से ही दिक्कतें हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, खासकर अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं और रिकवर हुए हैं तो? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, लाइक डायबिटिक है, जिसको हाइपरटेंशन पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनको बहुत ही सतर्क और अपने हेल्थ चेकअप बराबर कराते रहने चाहिए। जैसे कि जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, मतलब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, उनको आफ्टर 2 मंथ्स अपना वो एक इकोकार्डियोग्राम और अपने रूटीन आप डी डाइमर, फेरेटिन, CRP, CBC, IL-6 इस टाइप का आप करा सकते हैं, जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस। पर इसमें ये है कि नहीं कि
कि कोमॉर्बिड पेशेंट्स भी अपना पैनिक एक स्टेट ऑफ माइंड अटेन कर ले कि नहीं, हमें बिल्कुल वो टेंशन लेने वाली बात है, टेंशन मत लीजिए। बस ये कि रूटीन चेकअप आफ्टर 2 मंथ्स इन सब चीज़ों को अगर आप करा लीजिए तो बेहतर होगा। और जो डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव हैं, इन सब पेशेंट जो ऑलरेडी मेडिसिन पे चल रहे हैं और जो जिनको बराबर डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है और जो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो अपने टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। मतलब आप वीडियो कॉल करके भी आप डॉक्टर से अपना बराबर मेडिसिन चलाते रहें, ऐसा ना हो कि वो बंद कर दें। तो इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा सतर्क और ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके डॉक्टर माहेश्वरी, क्योंकि अर्बन इंडिया से अब ये बीमारी रूरल इंडिया तक पहुंच गई है, अच्छा गांव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। मान लीजिए एक फैमिली है, मैंने खुद इसका एग्जाम्पल देखा है, उस परिवार में अगर 2 लोग हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो सब लोग बीमार पड़े हैं, तो ऐसे में उनको देखने वाला कोई नहीं है और पड़ोसी सोचता है कि अगर मैं इनके पास गया, इनको किसी तरह की मदद की तो मैं शायद कोरोना पॉजिटिव हो जाऊंगा। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि कोरोना में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं? क्या ये संभव है? बिल्कुल, ये बिल्कुल संभव है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखते हुए उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे हेल्थ के वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग भी तो कोरोना से घिरे हुए मरीज ही होते हैं उनके चारों तरफ, और उसके बाद वो लोग भी उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऐसे समय पे सुरक्षित रख सकता है। और अगर हम CDC की गाइडलाइंस देखें और उनकी रिसर्च देखें, तो उनका भी ये मानना है कि जो सिम्टम से छठा दिन होता है, उसके बाद किसी भी और व्यक्ति को इन्फेक्शन होने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होने लगती हैं। तो बहुत कम संभावनाएं रह जाती हैं कि उसके बाद किसी और को उनसे इन्फेक्शन होगा। इसलिए इस चीज से ज्यादा घबराएं नहीं। अगर वो व्यक्ति डबल मास्क इस्तेमाल कर रहा है और आप डबल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एक दूरी मेंटेन करे हुए हैं उनसे, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि आपको भी कोरोना उनसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और खास तौर से देखिए, जैसे आपने जो एक एग्जाम्पल भी दिया, उसमें मैं ये बोलूंगी कि आप उनके दरवाजे तक खाना पहुंचा सकते हैं, उनकी दवाइयां पहुंचा सकते हैं, उनके जरूरत के सामान को जरूर आप उन तक पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम बाकी लोगों से भी बोलते हैं कि एक डिस्टेंस पर उनसे वो सब चीजें ले लीजिए, ताकि आपको भी जो है जो व्यक्ति आपको देने आ रहा है उसको संक्रमण आपसे ना हो। तो हम बस जैसा आपने कहा, अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखते हैं तो हम आसानी से सबकी मदद कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए इस वक्त में, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मनोबल लोगों का बहुत ज्यादा टूट रहा है, और अगर पूरा परिवार पॉजिटिव आ रहा है तो एक बहुत ज्यादा बेबसी की सिचुएशन भी उन लोगों के लिए हो जाती है कि फिर कौन किसकी मदद करे और बाहर से कैसे सामान आए, खाना कैसे आए। तो ये सारी परेशानियां सामने आती हैं, और बस ये कि ये बुरा वक्त है जिसमें हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी ये वक्त कट भी जाएगा। ओके डॉक्टर सुमन, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, उनके मन में एक डर बैठ गया कि अगर हम इनके इर्द गिर्द भी गए, इनके घर के आसपास भी गए, तो हम भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को हम इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें, अवेयर करें। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ऐसे लोगों के लिए तो बस एक ही व्यू है मेरा कि जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, या जो ग्राम प्रधान लोग हैं जो लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे ANM आशा लोग, उनको एजुकेट करिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है। पहले तो ये है। और अगर आपको कोई भी लक्षण, माइल्ड सिम्टम्स नहीं हो, तो उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर इलनेस, पहले उनको एजुकेट करिए। और मॉडरेट टू सीवियर इलनेस अगर डेवलप हो गई तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल वहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो भय का जो है कोविड का नाम से, उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और सब जो लोकल हमारे वर्कर्स हैं, उनको पहले आप एजुकेट करिए। वो घर घर जाके के पहले एजुकेशन दे कि कैसे हम इसमें काबू पा सकते हैं। तो इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इस पे बिल्कुल, अगर आपको हो भी गया तो इसमें आप ठीक हो जाएंगे, माइल्ड सिम्टम्स में आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर इलनेस अगर लक्षण डेवलप होते हैं तो आप नियरेस्ट अस्पताल ले जाके उनको भर्ती करा दीजिए। आप बिल्कुल इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, और आप इस सिचुएशन पे काबू कर सकते हैं। ओके डॉक्टर माहेश्वरी, एक और सवाल हमारे दर्शक का है, देवान नेगी। उनका ये कहना है कि साहब ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कंजेशन जो है उसमें क्या अंतर है? दूसरा, अगर इस तरह का कोई भाव हमारे अंदर आ रहा है या रेस्टलेसनेस हमें फील हो रही है, तो क्या हमें तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हमें इंतज़ार करना चाहिए?
बिल्कुल, और बहुत अच्छा सवाल है मैं बोलूँगी रमेश जी। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हम पोस्ट रिकवरी पीरियड में देखते हैं और जो ज़्यादा परेशान करने वाली भी है, वो है कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हमारे हार्ट का इन्वॉल्वमेंट या जो खून के धक्के हैं वो बनना। इसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा दिक्कत देखते हैं। तो एक तो पहली बात ये है कि हमें ये पहचानना आना चाहिए कि ये हमारा कार्डियक पेन है या ये हमें गैस्ट्राइटिस की वजह से या किसी और वजह से हमें छाती में दर्द हो रहा है। तो अगर हमें छाती के बीचों-बीच दर्द हो रहा है यहाँ पर और हमें ऐसा लग रहा है कि हाथी जैसा पैर हमारी छाती के ऊपर रखा हुआ है, हमें साँस लेने में दिक्कत हो रही है या साथ में हमें उल्टी जैसी फीलिंग हो रही है या वो दर्द हमारे हाथों में अंदर की तरफ जा रहा है या हमारे जबड़े में जा रहा है या हमारे बैक में जा रहा है और ये हमें इसमें हमें आराम नहीं आ रहा है, तो ये ज़्यादातर दर्द जो होता है ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर आपको पिन पॉइंट एक जगह दर्द हो रहा है, बहुत स्टैबिंग पेन जैसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ नोक सी चुभ रही है यहाँ पर और वो जो है खाने के साथ चेंज हो जाता है या पोस्चर चेंज करने से चेंज हो जाता है, तो वो ज़्यादातर हमारा कार्डियक पेन नहीं होता है। तो ये एक तो पहली बात हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अगर रिकवरी पीरियड में किसी की भी सांस बहुत ज़्यादा एकदम से फूल रही है, छाती में दर्द भी है, आपको लग रहा है कि एकदम से तबीयत खराब हो रही है या कोई आपको लग रहा है कि गफलत की हालत में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, तो ये सब जो है सडन जो सिम्पटम ऑनसेट है, इसका भी मतलब ये है कि कुछ आपको तुरंत डॉक्टर से उस वक्त संपर्क करने की जरूरत है, इमरजेंसी हो सकती है। तो हमें इन चीजों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो है आप अपने डॉक्टर के संपर्क में जो है रिकवरी पीरियड में भी रहिए, जब आप ठीक हो रहे हैं तब भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए ताकि हम जो ये कार्डियक इवेंट्स हो रहे हैं इनको हम प्रिवेंट कर सकें और समय से इनका ट्रीटमेंट ले सकें। तो ऐसे में जो है तुरंत एस्पिरिन की गोली आप मुंह में ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं। उसके अलावा अपने डॉक्टर को कॉल करिए और कहीं भी आसपास अगर आपके इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, जो भी आपको नियरेस्ट अवेलेबल है, वहां जाकर के आप उनको दिखा भी सकते हैं कि इनको ये परेशानी हो रही है। लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों को हमने ये देखा है कि गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा होती है, जैसे अभी डॉक्टर सुमन भी कह रही थी कि रिकवरी पीरियड में जो है एक तरफ आपने इतनी सारी दवाइयां खाई होती हैं और हमारा जो रूटीन होता है वो भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा डाइट पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से कई सारे लोगों को जो है पेट में जलन होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, जिसकी वजह से एक डिस्कम्फर्ट यहाँ छाती में नीचे रहता है, उबकाइयां आती हैं, डकारें आती हैं और लोग कहते हैं कि गैस बहुत ज्यादा बन रही है। तो ये सारी सब दिक्कतें जो हैं ये रिकवरी पीरियड में हो सकती है, जो कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने डाइट को अगर ठीक करेंगे और उसके लिए एंटासिड्स वगैरह होते हैं वो अगर आप लेंगे तो वो भी आसानी से लगातार बहुत सारे दर्शक हमारे सवाल करें, मैं आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद भी करना चाहूंगा। आप अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमारे दर्शकों के लिए दे रहे हैं। एक दर्शक ने पूछा है क्या एसी का मतलब एसी चलाना चाहिए? बहुत सामान्य सी बात है, लोगों को अगर गर्मी लगती है वो एसी चला रहे हैं या उनको लग रहा है, उनको प्यास लग रही है, वो फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं। डॉक्टर सुमन, क्या बचना चाहिए या ले सकते हैं? देखिए, एसी वैसे ये मैं कहूँगी कि आप जैसे उत्तराखंड में तो वैसे टेम्परेचर अनुकूल रहता है। अभी हमारे दिल्ली एनसीआर में जब बारिश हुई थी तो लोगों ने यही क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से सडन चेंज हुआ था कि बारिश के मौसम में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो गया था। तो मैंने उनको वही एडवाइस किया था कि देखिए, जब टेम्परेचर अगर आपका अनुकूल हो तो ट्राई टू ओपन योर विंडो एंड डोर्स। उससे क्या होगा कि क्रॉस वेंटिलेशन होगा। इससे है कि एक जगह जो है हमारी हवा बंद नहीं रहेगी। जैसे कि हमारे दूसरी लहर में ये हुआ था कि एरोसॉल बॉर्न है, ड्रॉपलेट बॉर्न तो है, ये एरोसॉल भी बॉर्न है। तो जो उसके पार्टिकल्स हैं कोरोना के उसके वायरस के, वो 5 माइक्रोन से कम होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर बंद कमरे में आके अगर वो खांसा भी है तो वो और दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इंस्पाइट कि अगर वो ये भी सोचे कि इससे पहले कौन व्यक्ति उस बंद कमरे में गया है, तो सोचे कि आप क्रॉस वेंटिलेशन की कितनी महत्वपूर्णता है कि इसमें जो है आप बजाय एसी चलाने के आप अपने खिड़की दरवाजे खोल के आनंद लीजिए। और इसमें है जो ठंडा पानी पीने के लिए बेटर है कि जैसे कि ठंडा पानी पीने से सपोज कि आपको मतलब कुछ भी आपको इरिटेशन हो सकती है, तो इसमें क्या है बेटर कि आप नॉर्मल मटके का पानी पीजिए। वैसे भी मटके का पानी इस समय तो वैसे ही ठंडा रहता है। तो इन सब चीजों से आपको आप अवॉइड करिए। एसी जब हम चलाएंगे तो हमें बंद एटमॉस्फेयर रखना पड़ेगा। और बंद एटमॉस्फेयर में मतलब अगर 3-4 लोग बैठेंगे उसमें से कोई भी अगर खांस भी दिया तो समझ लीजिए कि वो जो एरोसॉल बॉर्न ये है ये दूसरों को भी संक्रमित करने में उतना ही सक्षम रहेगा। तो बेटर है कि आप बंद कमरे में बिल्कुल न रहें, अपने खिड़की दरवाजे खोल दें और फुली वेंटिलेटेड रूम में रहें। बिल्कुल। एक और बात डॉक्टर माहेश्वरी, वो है वजन गिरने की।
बहुत सारे पेशेंट जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं, उनमें आम शिकायत है उनका बहुत ज़्यादा वजन गिर गया है और उनके लाइफ में ये एक पैनिक का एक बहुत बड़ा कारण है। आपको लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा आपका जो वेट लॉस हुआ है वो वापस आ जाएगा, उनको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, बिल्कुल देखिए इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। ये ऐसा देखा गया है और पहले भी हमने वायरल डिज़ीज़ेज़ के साथ देखा है कि जब बीमारियाँ इस तरह की आती हैं तो वेट लॉस होता है उनकी वज़ह से, क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत सारा इनसेंसिबल लॉस होता है। हमारी एपेटाइट जो होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। अगर आप देखें शुरुआत के दिनों में जिनको कोरोना होता है वो कुछ भी उन्हें खाने का मन नहीं करता है और उसके बाद भी आप उस लेवल का खाना नहीं खा पाते हैं, आपकी दिनचर्या वैसी नहीं हो पाती है जैसे कि कोरोना से पहले आपकी होती है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से और वायरस के अपने इफेक्ट की वजह से धीरे-धीरे जो है वेट लॉस होता है। लेकिन जब आप वापस दोबारा अपने डाइट पर काम करेंगे, एक्सरसाइज दोबारा शुरू करेंगे और जब आप अच्छी मात्रा में सोएंगे, अपना स्लीप पैटर्न अच्छा करेंगे, तो इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी पे अच्छा सकारात्मक डॉक्टर माहेश्वरी, स्लीप कितने घंटे की इम्पोर्टेंट है? देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 7 से 8 घंटे की नींद जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ-साथ समय भी होता है। ये नहीं है कि हम सुबह जो है 3 बजे सो रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम 7 घंटे, 8 घंटे सो रहे हैं तो फिर अब हमारा तो हो गया काम पूरा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो हमारे लिए ज़रूरी होता है देखिए जो हमारी स्लीप विंडोज़ हैं, जिस समय पर हमारे शरीर के लिए सोना बहुत अच्छा होता है, वो जनरली हमारी एक विंडो होती है 9:30 से 11:30 बजे के आसपास और एक विंडो हमारी शुरू होती है 12:30 से 1:30 बजे के आसपास। तो ये हमारी विंडोज़ होती है जो बहुत अच्छी होती हैं हमारे लिए, जो कि हमारे बॉडी को रिक्यूपरेट करने में, रिपेयर करने में, हमारे बॉडी के जो ज़रूरी हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज़ करने में ज़्यादा सहायक होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत लेट सोते हैं 3 बजे, 4 बजे और ख़ास तौर से अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप देख रहे हैं कि सारा रूटीन उल्टा-सीधा हो गया है। तो ये हमारे बॉडी की जो ज़रूरी हार्मोन्स होते हैं, जो कि रिपेयर के लिए होते हैं, उनको रिलीज़ नहीं होने देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समय से सोएँ और ये इस बात का भी ध्यान रखें कि जब हम सोएँ तो हमारे कमरे में मोबाइल की लाइट या लैपटॉप की लाइट, इस तरह की कोई व्हाइट लाइट्स जो होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जब रेटिना पे पड़ती है, हमारे आँख के पीछे जो झिल्ली होती है, उस पे जब वो लाइट पड़ती है तो वो हमें इस चीज़ का आभास देती है कि अभी सूरज की रोशनी है। तो ये जो लाइट्स हैं, ये हमें सूरज की रोशनी का आभास देती है। तो इसलिए माना जाता है या तो रेड लाइट रूम में होनी चाहिए या आपके रूम में कोई लाइट नहीं होनी चाहिए जब आप सोएं, ताकि उससे आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स करता है और जो ज़रूरी अच्छे हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ओके, डॉक्टर सुमन, पोस्ट कोविड क्या उसके बाद भी डॉक्टर से कुछ समय के बाद सलाह लेनी चाहिए या आप एक बार रिकवर हो गए तो आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप ये मान के चलते हैं? पोस्ट कोविड जो है कम से कम आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा 3 वीक्स, 6 वीक्स एंड 12 वीक्स, इतने टाइम पे तो आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और इन टाइम पीरियड में अगर आपको इन सब जो हमने भी डिस्कस किया कोई भी सिम्टम्स अगर डेवलप हो तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करिए विदाउट गेटिंग पैनिक। तो अगर 12 वीक्स तक तो आपको इसमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। और आफ्टर 12 वीक्स जो जैसे कि लोग हर 3 महीने में अगर अपना रूटीन चेकअप कराते हैं, बॉडी चेकअप कराते हैं जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कोविड से रिकवर हो रही है, इम्यून सिस्टम वैसे ही हमारा वीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप डॉक्टर से 12 वीक्स के बाद भी आप इसमें हर 3 महीने उसके 12 वीक पोस्ट 12 वीक्स आप 3 महीने बाद अपना बॉडी चेकअप करा सकते हैं फॉर योर प्रिकॉशन पर्पस। ओके, एक और बात डॉक्टर माहेश्वरी, शुगर लेवल, क्योंकि जब से ये म्यूकोरमाइकोसिस आ गया है, यानी जिसको हम ब्लैक फंगस नाम से जानते हैं, इसको लेके हमें ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। पहला, हमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो और दूसरा हमारा शुगर कंट्रोल हो। ये कितना इम्पॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए शुगर लेवल कंट्रोल होना ऐसा नहीं है कि आज कोविड में ही ज़रूरी है, हमेशा हमारी बॉडी के लिए शुगर लेवल्स हमारे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि शुगर लेवल्स जब हमारे कंट्रोल नहीं होते तो उसका हमें इमीडिएट इफेक्ट ज़्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ देखा गया है कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो हमारी बॉडी पे दुष्प्रभाव पड़ता है, उसमें कुछ वक्त लगता है दिखने में, कुछ सालों का वक्त लग जाता है वो दुष्प्रभाव दिखने में। और इसलिए लोग डायबिटीज़ को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेते हैं। तब जब कुछ सालों बाद कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तब रियलाइज होता
लगता है कि हमने अपने डायबिटीज को जो है हमने इसको संजीदगी से नहीं लिया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बॉडी का शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहे, और खास तौर से ना केवल हमारे ऑर्गन्स पे इसका बुरा असर पड़ता है, जो इन्फेक्शंस हैं जैसे अभी हम देख रहे हैं फंगल इन्फेक्शंस हैं, दूसरे और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, जो ऐसे में ज्यादा तेजी से शरीर के ऊपर प्रहार करते हैं, उन्हें एक मौका मिल जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों के भी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है वो अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखे, तो वो बहुत सारी मुसीबतों से परेशानियों से बच जाएंगे और उनकी जो लाइफ है वो भी प्रोलॉन्ग्ड होगी, लंबी होगी और ज्यादा सेहतमंद होगी। ओके डॉक्टर सुमन, एक और जो मैं आपसे रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ जो हमारे पास तक आते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिल्कुल फिट पेशेंट है और उसको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं बिकॉज कोरोना कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, और उसका शुगर लेवल अप हो गया है। अब अगर उसको शुगर लेवल को कम करने के लिए अगर उसको दवा दी जा रही है तो वो कहता है कि साहब मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे तो शुगर हुआ ही नहीं था कभी। ऐसे पेशेंट को आपकी क्या सलाह है? जी, ऐसे मेरे पास आई हैव इनकाउंटर्ड लॉट ऑफ केसेस, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं और उनको कोविड हुआ है और वो स्टेरॉइड पे है, तो उनका शुगर लेवल जो 110 और 140 रहता था वो एकदम से 300-400 बढ़ गया है जाता था। तो इसमें क्या है, उन पेशेंट को भी मैं एडवाइस करूंगी कि जो नॉर्मल पेशेंट्स में भी है उनमें भी शुगर लेवल आफ्टर कंजप्शन ऑफ स्टेरॉइड बढ़ जाता है। तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि हाँ आपका शुगर लेवल बढ़ गया है तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज डॉक्टर्स से प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन आप लीजिए ताकि अपना एटलीस्ट आपका शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहे और आपको जल्दी से रिकवरी होने में आपको जल्दी से वो आप रिकवर हो जाओ। और इसमें क्या जैसे कि ड्यू टू कंजप्शन ऑफ स्टेरॉइड जैसे कि ये म्यूकोमाइकोसिस सारी इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन भी आपको नहीं झेलने पड़े, तो जो आपको डॉक्टर एडवाइस करें आप प्लीज उसका पालन करिए। आप ये मत सोचिए कि हाँ मेरे को कभी शुगर पहले नहीं था, मैंने स्टेरॉइड ले ली तो शुगर अप हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, उसका भी एक वो होता है, प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं उनसे मेडिसिन लें और उनको कंज्यूम करें। बिल्कुल। एक और डॉक्टर माहेश्वरी, एक और बात मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि इसमें इन्फेक्शन का कितना डर रहता है, क्योंकि हम केवल इन्फेक्शन, कई तरह के इन्फेक्शन इसमें हो रहे हैं। मैं चाहूँगा इस ओर अपना ध्यान आप आकर्षित करें। क्या आप डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स के साथ ये हमेशा से रिस्क रहा है, आज की बात नहीं है ये। हम हमेशा से डायबिटीज के जो हमारे मरीज होते हैं उनको इस बारे में जो है एजुकेशन देते हैं, उनको बताते हैं कि जिन लोगों का भी शुगर लेवल हाई रहता है उनको तरह तरह के इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि आपके ब्लड में जो खून में जो आपके जो शुगर की मात्रा है वो ज्यादा है, और ऐसे में कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, उसके लिए उस माध्यम में ग्रो करना और ज्यादा आसान हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है उनके लिए। इसलिए हमें अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देखिए कि पहले भी हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स में तरह तरह के इस तरह के इन्फेक्शंस होते हुए देखते थे। अगर आप देखें गैंग्रीन वगैरह, और यहाँ तक के मामले भी आपने सुने होंगे कि कई बार डायबिटिक पेशेंट्स के जो है पैर एम्प्यूटेट करने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें गैंग्रीन हो जाती है। और ये सब चीजें भी इसी वजह से होती है। जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगी, अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत हाई होंगे तो धीरे धीरे आपको ये इन्फेक्शंस होंगे, और इन्फेक्शंस की वजह से आपके टिश्यू डेड हो जाते हैं, और फिर हमें उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, काटना पड़ता है जान बचाने के लिए। और यही हम अभी ब्लैक फंगस के साथ भी देख रहे हैं कि जो एरियाज ऐसे हैं जब वो साइनस से होता हुआ, आंखों से होता हुआ आंखों तक पहुंच जाता है, तो हमें आंखें इसलिए निकालनी पड़ जाती है क्योंकि वहां से ही इन्फेक्शन जो है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, जो हमारी आंखों की नर्व होती है, वहां से इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में चला जाता है, जो घातक हो सकता है। तो हमें ब्रेन में इन्फेक्शन ना जाए, इस वजह से हमें कई बार आंखों को जो इन्वॉल्व हो चुकी होती है उनको निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर इन्फेक्शन शरीर में होता है तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आता है, परेशानियां लेकर के आता है। तो दो चीजें जरूरी हैं, प्रिवेंशन और अर्ली ट्रीटमेंट। एक, हम कोशिश करें कि ऐसा कुछ ना हो, और अगर हो जाए तो हम जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट लें ताकि जो नुकसान है उसको हम जल्द से जल्द रोक सकें और वो हमारे लिए बड़ा नुकसान ना बने। ओके डॉक्टर सुमन, एक दर्शक हमारे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्लैक फंगस के जो मुख्य लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, ब्लैक फंगस में हम कैटेगराइज करते हैं पहले तो फेशियल फाइंडिंग्स, कि अगर आपके फेस पे अगर एक साइड में आपको पेन हो रहा है, थोड़ी सी आपको नमनेस फील हो रही है, पैरेसीजिया टाइप लग रहा है,
और दूसरा है ऑर्बिटल फाइंडिंग्स। ऑर्बिटल फाइंडिंग्स में क्या है, यानी आंख के आसपास की, आपके आंख के आसपास सूजन हो गई है, आपको कम दिखाई देना लगा है, रोशनी कम लग रही है, आपकी स्वेलिंग हो गई है। और तीसरा है आपका नेजल फाइंडिंग। नेजल फाइंडिंग मतलब नाक की फाइंडिंग, कि नाक के आसपास कोई ब्लैक रस्ट तो नहीं जमा हुआ है, और नाक से कोई फाउल डिस्चार्ज तो नहीं है, यानी कोई जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से कोई बदबू तो नहीं आ रही है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इंट्राओरल मतलब मुंह की फाइंडिंग्स, की मुंह में क्या हो सकता है। तो मुंह में क्या होता है, कभी कभी जैसे पेशेंट में ब्लीडिंग गम्स होने के चांसेस होते हैं, यानी मसूड़ों से खून आना, जो तलवे हैं उसमें अल्सरेशन होना, और दांत हिलने लगना। ठीक। और मान लीजिए अगर सपोज ये सारी फाइंडिंग्स आपकी फेशियल फाइंडिंग्स हो गई, और जैसे कि नोज ब्लॉक हो जाना, और इसमें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाना, और सीएनएस फाइंडिंग मतलब हमारे अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फाइंडिंग्स में क्या है कि अगर ये इंक्रोच कर गया ब्रेन तक, तो इसमें हेडेक वगैरह के भी चांसेस डेवलप हो जाते हैं। और पल्मोनरी फाइंडिंग्स मतलब यानी छाती से जुड़ी हुई फाइंडिंग्स, जिसमें लंग्स में जिसमें अटैक करता है, उसमें क्या है कि आपका डिस्पनिया हो सकता है, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है। हीमोप्टासिस मतलब हम जो थूकते हैं स्पूटम, उसमें खून आ सकता है, हमें ब्रेथलेसनेस हो सकती है, सांस फूल सकती है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फाइंडिंग्स में क्या होगा कि जैसे पेट से संबंधित फाइंडिंग, उसमें क्या होगा कि आपको दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, नोजिया फील होगा, और आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब चूंकि ये सब जो फाइंडिंग्स है, अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, तो हम इस बीमारी और महामारी जो एपिडेमिक के रूप में ज्यादा हमें देखने को मिल रही है इस कोविड के बाद में, तो उसमें क्या है कि आप मोर्टेलिटी को भी कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये सपोज कि अगर पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस हो गया, यानी लंग से रिलेटेड हो गया, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट 50 to 70% होती है। और अगर ये राइनस सेरेब्रल यानी मुंह के आसपास अगर ये हो गया, तो जैसे कि ये इन्वेसिव है और एग्रेसिवली ट्रीटमेंट इसमें करना पड़ेगा। अगर हम इसमें टाइम लेकर इसमें हमने डिटेक्ट और इसको नहीं समझा, तो इसमें मोर्टेलिटी जो है मोर देन 80% है। और डिसेमिनेटेड मतलब अगर ये पूरे शरीर में फैल गई, तो मोर देन 90% जो है मोर्टेलिटी रेट इसमें डेटा में जो है ये वो हुआ है। तो इसलिए जो है इन सब चीजों, इस बीमारी को सबसे पहले बात तो है इसका अर्ली डिटेक्शन करना, इसको प्रिवेंट करना, और इसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना, यही एक मात्र उपाय है। ओके, थोड़ा सा डॉक्टर माहेश्वरी, बहुत कम समय में हमें वैक्सीनेशन पे भी बात करनी है कि मान लीजिए किसी ने फर्स्ट डोज ले ली है और वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो वो अपनी सेकेंड वैक्सीन डोज कब ले सकता है? देखिए, अब जो गवर्नमेंट की करंट गाइडलाइंस हैं, जिसके हिसाब से अब ये माना जा रहा है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो जो आप ठीक हो जा रहे हैं, उसके बाद आपको 3 महीने के अंतराल का जो है वेट करना है, और उसके बाद आपको कोरोना की वैक्सीन लेनी है। तो अब 3 महीने की जो है ये पीरियड है, जिसका इंतजार करके फिर आपको वैक्सीन लेनी है। डॉक्टर सुमन, अगर मान लीजिए किसी को वैक्सीनेशन लेना है और अभी उसका फर्स्ट डोज होना है, तो उसे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कितना इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि उनके अंदर एक एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, और अगर वो कुछ समय रुक भी जाएं तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, और ऐसे में जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल। इसमें क्या है कि अगर आपने पहली डोज ले ली और आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो आप एटलीस्ट आप 3 महीने वेट करिए, क्योंकि जो हमारी जो एंटीबॉडीज है वही उतनी सक्षम रहती है उसको नेक्स्ट वो करने के लिए। तो इसलिए जो है एज पर प्रोटोकॉल आप 3 महीने वेट करिए। ओके, डॉक्टर माहेश्वरी, एक और बात, आपको लगता है कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है? ना सिर्फ हमारी देश को सिखाया कि आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करिए, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को सिखाया है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने हेल्थ पे करिए, बल्कि एक आम इंसान को ये बार बार चीख कर समझाया है कि अपनी हेल्थ स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करो। अब तक हम कुछ भी खा लेते थे, कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, अपनी मौज मस्ती में रहते थे। आपको लगता है कि अब हमें इन चीज़ों से बचना होगा और अपनी लाइफ स्टाइल को ना सिर्फ ठीक करना होगा, बल्कि अपनी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत बनाना होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने रमेश जी। और अगर हम देखें तो ये एक ऐसी महामारी है जिसने हम सब लोगों को सोते हुए से जगाया है, ये एहसास कराया है कि हेल्थ, सेहत, स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। इस एक चीज़ के पीछे
पूरे विश्व जो है इस वक्त रुका बैठा है। आप देख रहे हैं कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अछूता रहा हो इससे, जिसने लॉकडाउन ना लगाया हो, जहां आर्थिक गतिविधियां रुकी ना हो, जहां हमने मौत का मंजर ना देखा हो, जहां बेबसी ना देखी हो। तो कोई ऐसा देश आज की तारीख में नहीं है और सब लोग इस कष्ट जो है इससे गुजरे हैं। और ऐसे में ये चीज जरूर समझ आई है कि हमारी सेहत जो है वो कितना ज्यादा मायने रखती है हमारे जीवन में, हमारी अपनी सेहत भी और हमारे देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सेहत जो है वो भी उतना ही मायना रखती है। क्योंकि जब इस तरह की महामारियां और परेशानियां आती हैं तो हमने देखा है कि एक तरफ इंसान की अपनी काबिलियत है, उसका अपना इम्यूनिटी लेवल है, और एक तरफ हमारे जो संसाधन है उनकी जो उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। पहले हम देखते थे कि जब किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती थी, जब बिल्कुल अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को जो है इग्नोर करते रहते हैं, और जब बिल्कुल वो उस कगार पर पहुंच जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और अब सडन हमारे सर के ऊपर जो है घड़ा फूट ही गया है, तभी ज्यादातर लोग आपने देखा है कि जाकर के ट्रीटमेंट लेते थे या डॉक्टर के पास जाते थे, तब उनसे जो है सलाह मशवरा करते थे। तो हम अक्सर हमारे अंदर ये एटीट्यूड है कि हम चीजों को इग्नोर करते रहते हैं, झेलते रहते हैं, और इसकी वजह से ये भी होता है कि जो हमारी परेशानी होती है वो धीरे धीरे बड़ी होकर के और ज्यादा हमें दिक्कत देने लगती है। और इसीलिए चाहे कैंसर की बात करें, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सभी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हमने देखा है कि लोग बहुत देर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो बहुत समय तक उसको खुद ही झेलते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए आज जरूर मुझे लगता है कि ये समझना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इस तरफ बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम अच्छे रहेंगे, अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हमारा जीवन भी खुशहाल होगा, हम कमा भी ज्यादा पाएंगे और हमारे जो बाकी परिवारजन हैं उनका भी हम हिम्मत और संबल बन पाएंगे। लेकिन अगर हमारी ही हेल्थ खराब होगी तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट भी होंगे, हम उतना कमा भी नहीं पाएंगे और हमारी जो बाकी परेशानियां हैं, और एक विशियस साइकिल शुरू होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं फिर उससे अवसाद आता है, फिर उससे हमारी प्रोडक्टिविटी और कम होती है, फिर और अवसाद बढ़ता है, तो हम एक अजीब से घेरे में फंस जाते हैं। तो इसकी बजाय कि हम उस घेरे में फंसे और उसमें से निकल ना पाए, उससे कहीं बेहतर होगा कि हम शुरू से सजग रहें, अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहें और अच्छी डाइट लें, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें। और अगर हमें कुछ भी शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, किसी भी तरह की समस्या है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके उसको निप इन द बड करने की कोशिश करनी। ओके डॉक्टर सुमन, एक बहुत जल्दी से मैं 2-3 बातें और पूछना चाहता हूँ। अपने फेफड़ों के बारे में, क्या वो ठीक है, उसको जानने का सही तरीका क्या है? देखिए, अपने जैसे कि पोस्ट कोविड पेशेंट की आप बात कर रहे हैं, तो पोस्ट कोविड पेशेंट में क्या है कि अगर आपको कोई भी ब्रेथलेसनेस इश्यू होता है या आपको सूखी खांसी होती है, तो इसमें तो पहले आप अगर आपको लगे तो आप HRCT करा लीजिए, उसमें CT स्कोर देख लीजिए और पल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उसकी मेडिसिन स्टार्ट करिए, क्योंकि एंटीफाइब्रोटिक जो ड्रग्स होती हैं वो पल्मोलॉजिस्ट चलाते हैं आफ्टर पोस्ट कोविड ऑल्सो। तो बाकी जो लंग एक्सरसाइज और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमने बताई है, डिस्कस की है, पेशेंट वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो रिगार्डिंग ब्रेथलेसनेस और सांस फूलना, खांसी आना, ये सब अगर लक्षण अगर आपको महसूस होते हैं या आपको नोटिस होते हैं, तो आप तुरंत इमीडिएटली आप पल्मोलॉजिस्ट से मिलके उनसे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लीजिए। अच्छा डॉक्टर सुमन, एक बात ये भी है, आजकल मुझे लगता है हर घर में एक डॉक्टर पैदा हो गया। तो मान लीजिए अगर आपने HRCT की बात कही तो आपस में बात करने लगे, तुम्हारा स्कोर कितना है, तुम्हारा स्कोर कितना है, जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं, तो बोलते हैं साहब मेरा स्कोर इतना था तो मैंने ये मेडिसिन ले ली थी, तुम भी ये मेडिसिन ले लो। आपको लगता है कि इन चीजों से बचना चाहिए? नॉट एट ऑल। होता क्या है कि अभी तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस कोविड में सबसे बड़ा एक फैशन ये हो गया था कि व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता था, वो आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर सपोज किसी को कोविड हो गया, किसी रिश्तेदार ने, अरे हाँ हमें कोविड हुआ है, चलो तुम भी ये मेडिसिन कर लो क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बताया था। अब उसको डॉक्टर ने किस हिसाब से बताया था, क्योंकि देखिए कोई भी मेडिसिन एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, कोमोर्बिडिटीज के हिसाब से दी जाती है। तो इन सब उसमें तो पहले तो हम लोगों ने उसी कुछ चीज को हमने किया कि आप बिल्कुल भी जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं जिसमें 10-15 दवाइयां पहले दिन से लोग शुरुआत कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि बजाय उनको फायदा करने के वो नुकसान ज्यादा करती हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे जिनसे मेरे से कंसल्टेशन हुई थी, तो जो मेरे से भी ठीक हुए, जिनको कहने की सलाह दी आपको कोई भी माइल्ड सिम्टम्स हो या
HRCT लेवल आपका लेस देन 8 है, या आपका सेचुरेशन अगर आपका मेंटेन हो रहा है 94% से ऊपर, तो आप सिंपल पैरासिटामोल और आप आइवरमेक्टिन भी ले सकते हैं, और आप मल्टीविटामिन लीजिए, जैसे कि विटामिन सी है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, इन सब का सेवन कर सकते हैं। हाई प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं। तो इन सब माइल्ड सिम्टम्स में भी आप ठीक हो जाएंगे इन सब सॉल्यूशन से। अच्छा, दो बहुत जल्दी जी, मैं दो जल्दी बातें और आप लोगों से पूछना चाहता हूं। एक, डॉक्टर माहेश्वरी, क्या एक सबके ज़हन में ये बात है कि साहब आप कोविड से रिकवर होके आए, आपने अपना टेस्ट करवाया, आप नेगेटिव आए या नहीं? मतलब अगर आपके पास वो नेगेटिव होने का लाइसेंस नहीं है तो वो सोचते हैं कि साहब ये तो पॉजिटिव ही है। इससे कैसे बचा जाए? देखिए, अब बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं इसके ऊपर, और ये देखा भी गया है, स्टडीज ने भी ये बात साफ तौर से बोली है कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोविड रिकवरी पीरियड जो है हमारी उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए। बहुत सारे लोगों में हम ये देखते हैं कि अगर हमने 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद टेस्ट कराया तो उन्हें कोई लक्षण नहीं है, वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। ये सिचुएशन हो सकती है क्योंकि हमारे शरीर से जो वायरस है उसके जो डेड कण हैं वो रिलीज होते रहते हैं, काफी लंबे समय तक के लिए होते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि 12 हफ्ते से ज्यादा भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन ये डेड वायरस कण होते हैं, इनसे कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होता है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। और इसीलिए अगर अब आप देखें तो सरकार ने भी संशोधन कर दिया अपनी गाइडलाइंस में कि रिकवरी पीरियड में अब आपको कोरोना का टेस्ट रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। पहले अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वेव में हॉस्पिटल से डिस्चार्जेस वगैरह भी कोविड पॉजिटिव जब रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती थी तभी करते थे, वरना नहीं करते थे, रुके रहते थे, उनको होल्ड ऑन करते थे। तो ये जब धीरे धीरे और लर्निंग्स आई और रिसर्चेस सामने आई जिनसे कि ये बात पता चली, तब से ये अब हो गया है कि रिकवरी पीरियड में कोई जरूरत नहीं है कि आप दोबारा से अपना RT-PCR टेस्ट कराएं ये जानने के लिए कि आप नेगेटिव हुए या नहीं हुए, क्योंकि नेगेटिव होते हुए भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है, जो कि काफी लंबे समय तक भी आ सकती है। इसलिए इससे परेशान नहीं हो। और डॉक्टर माहेश्वरी, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बताया क्या खाना चाहिए, कई फैमिलीज में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा आप ये बताइए कि जब हम रिकवरी पीरियड में हैं तो हमें क्या अपने पेशेंट को नहीं देना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो प्रोसेस्ड और जंक फूड है, जो हम लोग पहले से लगातार रेगुलरली लोग खाते भी रहते हैं आसानी से, हमें इनसे बचना है, हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दूसरा, हमें ऐसी चीज़ों से बचना है जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। वो हमारे जो है सोडा ड्रिंक्स हो सकते हैं, वो हमारे जो है इस तरह के फूड आइटम्स हो सकते हैं जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जिनमें की हिडन शुगर्स होती हैं, या बहुत ज़्यादा मीठी जो चीज़ें होती हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी रिकवरी जो है वो उतनी फास्ट नहीं होती है, स्लो हो जाती है। उसके अलावा मैं ये बोलूंगी कि अभी खासतौर से हमें थोड़ा केला अवॉइड करना चाहिए, खासतौर से जिनको खांसी है, क्योंकि केले के जो अंदर कुछ ऐसे वो होते हैं, तत्व होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो खांसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो ये एक चीज है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और चौथी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा फ्राइड खाने से बचना चाहिए। तो अगर हम बहुत ज्यादा तला भुना इस तरह की चीजें खा रहे हैं तो वैसे भी अनहेल्दी होता है, और खासतौर से अगर हमें निमोनिया है तो ऐसी स्थिति में इससे हमारी खांसी और बढ़ती है, तो हमारी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती हैं। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीजों का सेवन करें, ताकि हमारे बॉडी को जरूरी जो नेचुरल विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो मिले, जिससे कि हमारे शरीर जो है वो जो है इम्यूनिटी जो है उसकी स्ट्रांग हो और हम जल्दी से जल्दी रिकवर हो। अच्छा, एक मैं कहूँगा कि ये भी एक फैशन सा चल गया डॉक्टर सुमन की साहब, एंटीबॉडीज टेस्ट कराओ कि आपके एंटीबॉडीज का क्या हाल है। आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी है? नहीं, देखिए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसमें जो एंटीबॉडीज है वो कितनी बनी है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हमारे जैसे कि इसको भी कैटेगराइज किया गया कि जो पेशेंट माइल्ड जिनको कोविड हुआ है उस पर जो एंटीबॉडीज वो है वो थोड़ी मतलब वो कम बनी होती हैं, और जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में उनमें एंटीबॉडीज ज्यादा हाई पाई जाती हैं। तो ये जो फैशन आपने ये बिल्कुल बताया, ये बिल्कुल सही है कि इसमें जो है आप बिल्कुल भी उस पर मत जाए कि तुम्हारी इतनी बॉडी बनी है तो मेरी इतनी बनी है। वो पेशेंट टू पेशेंट उसकी इम्यूनिटी लेवल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो ये एंटीबॉडी बनने की भी जो प्रक्रिया है वो सारा हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वगैरह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं जो काउंट करते हैं। तो इन ले मैन लैंग्वेज में आप जैसे कि दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इसमें बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि हाँ तुम्हें इतनी बनी तो मेरी इतनी कम है। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपको माइल्ड इलनेस थी या आप मॉडरेटली इलनेस थी आपको, या आपको सीवियर था, तो उसके हिसाब से आपका जो एंटीबॉडी लेवल है वो बनता है। ओके, मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल है, बड़ा दार्शनिक सवाल है। इंसानों को क्या सबक मिला है इस महामारी से? हमें
क्या सोचने को मजबूर किया इस महामारी से? डॉक्टर माहेश्वरी, आपसे शुरुआत। बिल्कुल, देखिए जैसे पहले भी हम अभी बात कर रहे थे इसके बारे में, ज़रूर एक इंडिविजुअल लेवल पे हमें समझ आता है कि हमारी सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं परिवार की अहमियत क्या है, ये भी लोगों को समझ आती है कि कितना ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए एक अच्छी रिलेशनशिप्स होना, एक-दूसरे की मदद करना मुसीबत के समय पर। और अभी ख़ास तौर से हमने जो इतनी ज़्यादा काला-बाज़ारी देखी रमेश जी, उससे ज़रूर एक बहुत दुःख होता है कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों की बेबसी का, दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह के हरकतें करते हैं। और वहीं सरकारों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है, जहाँ ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अगर हम अपने जो देश है उसके जो हमारे संसाधन हैं, हेल्थ से जुड़े संसाधन हैं, अगर हम उनके ऊपर जो है पैसा खर्च नहीं करेंगे, अगर हम उनको अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है जो उभर कर के सामने आएगी। ना केवल ये कि लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग कष्ट सह रहे हैं, बल्कि इसका हमें आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए कहीं न कहीं एक लर्निंग है जो उभर कर के सामने आई है और उम्मीद है कि इससे हम सब लोग जो हैं सीखेंगे, इनको भूल नहीं जाएँगे। पाठ जो हम लोग आज सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग की मेमोरी शॉर्ट होती है और ये देखा गया है कि अक्सर हम लोग ये सब बातें भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह का अब आप देख रहे हैं वातावरण है, साइंस, टेक्नोलॉजी जहाँ पहुँच रही है और बायो टेररिज्म की जहाँ इतनी बात हो रही है, वहाँ आने वाले समय में ऐसे कष्ट और आ सकते हैं और ऐसा बुरा समय हम लोग और देख सकते हैं। तो उनकी तैयारियां आज से होना मुझे लगता है हर लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ताकि जो है हम लोग समय में, आने वाले समय में इतना ज़्यादा कष्ट ना भोगें और कहीं न कहीं तैयार रहें, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी और एक देश के रूप में भी, कि अगर ये परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं तो हम इनको झेल सकेंगे। ओके, डॉक्टर सुमन, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए स्वाति मैम ने तो सारा बखूबी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, बस मैं उसमें कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहली बात है कि हमने साफ सफाई की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा देख ली है, जिससे कि इतनी तो प्री कोविड का किसी ने याद नहीं किया होगा कि आप हमेशा अपने हाथ की सफाई रखें। और इवन आप अब्रॉड, जैसे कि बाहर के देशों में आप देखते होंगे कि लोग मास्क पहन के वैसे रहते थे, तो मास्क पहनना इसलिए जरूरी होता था कि वो न सिर्फ आपको ये वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, जबकि एयर पॉल्यूशन से भी वो बचाता है आपको, और अदर सेकेंडरी इन्फेक्शन और सारी चीजों से भी बचाता है। तो इसलिए जो है, जो साफ सफाई की इंपॉर्टेंस है वो हमने अभी सीखी है कि मतलब आप मास्क पहन के रहिए, तो और हाथ धोते रहिए, हैंड सैनिटाइज करिए और स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन करिए, फ्रेश भोजन करिए। तो इन सब चीजों ने हमें ये कोविड पीरियड में काफी कुछ सिखाया है, जिससे हमारी जो हमने हैबिट हम अपने अंदर वो उसका निर्वाह कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। तो ये सब चीजों को प्लीज आप ये परसिस्ट करिएगा। ये नहीं कि आपका अगर केसेस फॉल हो रहे हैं तो फिर से हमने अपने वही लापरवाही हमने शुरू कर दी कि हम मास्क नहीं पहन रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं। कि प्लीज थर्ड वेव जो आने वाली है उससे अगर आपको बचना है तो इन सब चीजों का आप बिल्कुल अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आपको पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह से बढ़ के आ गई, आज पड़ोसी का ध्यान नहीं रखता। ये तो बात बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जितने भी दर्शक देख रहे थे उन सब की ओर से भी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ बहुत ही बहुत ज़्यादा मुद्दों पे हमने बात की, जो पोस्ट कोविड केयर के मुद्दे हैं, वैक्सीनेशन के मुद्दे हैं, ब्लैक फंगस से जुड़े मुद्दे हैं, कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि हमने सबक सीखा है, इंसान ने सबक सीखा है, और वो सबक यही है कि पहला सुख निरोगी काया। एक स्वस्थ इंसानी, उसके पास सब कुछ है, ये मानना चाहिए। और हम प्रकृति के नज़दीक रहें, हम प्रकृति का सम्मान करें, और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों की भी मदद करने के लिए हम पर हर पल तैयार रहे। सही बात है, हमारे पास एक अवसर है अपनी लाइफस्टाइल को बदलने का, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक करने का। सरकारों को यह ध्यान रखना होगा कि हेल्थ पे आप एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, बल्कि हेल्थ पे जो खर्च कर रहे हैं आप, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट आज आप अगर कर रहे होते तो शायद इस हाल में आपको नहीं दिखाई देता जो आज हमें दिखाई दे रहा है। जाहिर है आने वाले समय में कोरोना से हम सबक जरूर सीखेंगे। ना सिर्फ हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, हम समाज में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, एक
मैं कहूँगा ऑप्टिमिज्म का माहौल, पॉजिटिविटी का माहौल, सृजनात्मकता का माहौल हमें अपने समाज में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कोरोना से ज़रूर हमने ये सबक सीखा, लेकिन आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए, 2 गज की दूरी मेंटेन करिए और हमको कोरोना से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। देवभूमि डायलॉग ने एक प्रयास किया था अब तक वो सारे मुद्दे लेकर आने की जो आप जानना चाहते, जिनका जवाब आप जानना चाहते। हमारी ये कोशिश बदस्तूर जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।